Hello everyone, welcome to Sri Raj IS. My name is Ayush Kumar. I got rank 143 in UPSC CSE 2025. In this class, I am going to talk about the mentorship for the UPSC. I will be talking about what are the difference between coaching and mentorship, when you should whether you should take mentorship or not, or if you are taking, when you should start taking the mentorship classes. I will also be talking about whether that is needed or not, what you any mentorship will give you, what are the benefits of any mentorship program, what you need to do from your side to get the maximum benefit out of those classes and those mentorship sessions, as well as I will talk about what are the bad signs of mentorship. So let's start this session. If I have to ask you what is the basic difference between a coaching class and a mentorship classes, then what coaching does is that it will build your foundation, or what coaching will do you is during the specific period of time you will be learning very new things, as well as very large number of things. जैसे अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं तो फाउंडेशन में you will be starting from the scratch and then moving building on those things, you will be moving towards the advanced stage. जब आप प्रीलिम्स के लिए कोचिंग क्लासेस ले रहे होते हैं तो प्रीलिम्स के कोचिंग क्लासेस में आप अपने सब्जेक्ट वाइज हो गया, या आपके जो क्विक रिवीजन क्लासेस आपके हो गए, या आप मैपिंग से रिलेटेड कुछ क्लासेस हो जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्लासेस हो जाते हैं, वो सब आप उसको हैंडल कर रहे होते हैं. बट मेंटरशिप क्लासेस में क्या होता है कि आप फाउंडेशन के समय में जो भी स्ट्रैटेजी बनाए हैं उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है. सो in any coaching classes, foundations are built, but in the mentorship classes and course, your strategies are optimized. राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कोचिंग और मेंटरशिप क्लासेस के लिए. और मेंटरशिप क्लासेस की बहुत बार हमको ज़रूरत कब पड़ रही होती है, तो ऐसा होता है कि हमने अपने फाउंडेशन कर लिए हैं, फाउंडेशन करने के बाद वी आर लॉस्ट कि हम उसको आगे कैसे करें. लेट्स सपोज कि आपका फाउंडेशन अप्रैल या मई में ख़त्म हुआ है, और जब अप्रैल और मई में आपका फाउंडेशन ख़त्म होता है तो उस समय में आप उस ईयर के इस अटेम्प्ट को स्किप कर रहे होते हैं. तो अगर उस ईयर के अटेम्प्ट को आप स्किप कर रहे हैं, then you have completed your foundation and you do not know, or you do not have a direction where you have to approach or how you need to study, then उस समय में आपको फाउंडेशन मेंटरशिप कोर्स की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट इज जस्ट आफ्टर फाउंडेशन. सेकेंड इज कि इफ़ यू हैव नॉट क्वालिफाइड प्रीलिम्स, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके पास पूरा एक साल बचता है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए. तो उस नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए 3-4 महीने आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगा. बाकी के 8 से 9 महीने जो बच रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है. एट दैट टाइम यू बिल्ड ऑन योर, यू प्रिपेयर फॉर द मेंस, और उस मेंस को प्रिपेयर करने के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर एनी मेंटरशिप कोर्स. इसके अलावे जब आप कोई अटेम्प्ट को स्किप कर रहे हैं, तो इस अटेम्प्ट को स्किप करने के समय में अगेन यू विल बी गेटिंग 8 to 9 months ऑफ योर टाइम फॉर द मेंस. और उस मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए यू माइट रिक्वायर मेंटरशिप क्लासेस और मेंटरशिप कोर्सेज, राइट. ये सब हो जाते हैं. तो अगर फाउंडेशन, दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हेन यू कैन टेक मेंटरशिप कोर्स. फाउंडेशन के बाद आप क्यों मेंटरशिप कोर्स लेते हैं? तो सबसे पहले तो आपको मेंटरशिप की इस समय में रिक्वायरमेंट होती है, क्यों कि आपको अपने नोट्स नहीं बने हुए रहते हैं सही से. आपने जो फाउंडेशन में नोट्स बनाया है दैट इज बेसिकली योर बेसिक नोट्स इन द सेंस दैट यूपीएससी ने किस किस एरिया पर अभी तक ज़्यादा फोकस किया है उससे रिलेटेड उसमें पढ़ाया गया था, उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाए थे. बट फॉर द नेक्स्ट मेंस आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो मेंस स्पेसिफिक नोट्स आप मेंटरशिप के थ्रू बनाते हैं, right. Second thing that you do in the mentorship course is answer writing.
सब मेंटरशिप क्लास में आपको नोट्स बनाने का तरीका सिखाया जाएगा और उस नोट्स के थ्रू आपको आंसर राइटिंग का तरीका सिखाया जाएगा। इस आंसर राइटिंग के तरीके में सबसे पहले तो आपको कंटेंट पर काम करवाया जाता है कि किसी भी टॉपिक पर आपके पास कुछ बेसिक कंटेंट होने चाहिए, उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, तो व्हाट शुड बी दैट कंटेंट दैट यू हैव टू वर्क ऑन। इसके अलावा आपको क्या किसी भी क्वेश्चंस में लिखने हैं जिसके थ्रू उस क्वेश्चन का डिमांड को फुलफिल किया जा सके, राइट। एंड उसको लिखना कैसे है, हाउ टू राइट, ये हो गया। इसके अलावा आपके फाउंडेशन के बाद अगर कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको इसको किया जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अलावा में जब फाउंडेशन के बाद आपके पास कुछ करने को नहीं होता है, एट दैट टाइम यू नीड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्टडी। In most of the mentorship classes, you have weekly targets, you have daily targets, you have monthly targets। तो उसके थ्रू आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप फाउंडेशन कर रहे होते हैं तो फाउंडेशन के समय में आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ करने को रहेगा। आप 4 घंटा का डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप नोट्स बना रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है तो आप वो कर रहे हैं। और तो ये सब पूरा लेकर के आप करंट अफेयर मैगजीन्स भी पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शनल पर भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो आपके पास एवरी डे इन 10 to 12 आवर्स यू हैव समथिंग टू डू। आपको ऐसा नहीं भटकना नहीं पड़ता है कि से मेरे पास कुछ फ्री टाइम बच गया है उसमें मैं क्या करूँ या नहीं करूँ। बट आफ्टर द फाउंडेशन कोर्स गेट्स completed, it becomes difficult for us to maintain that consistency। जो हमारे पास जो डेली रूटीन बना हुआ था 10 और 11 घंटा का, उसको कैसे हम मेंटेन कर सके वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो थ्रू द मेंटरशिप कोर्सेज व्हाट यू गेट टू डू इज आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्टडी मिल जाता है, राइट। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है देन यू हैव टेकन एनी मेंटरशिप क्लासेस, तो जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो सबसे बड़ा इशू हमारे मोटिवेशन पर आता है। प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ है, जब प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो यू आर नॉट राइटिंग मेंस इन 3 मंथ्स। जब 3 मंथ्स में नहीं रहता है तो वी टेक स्टार्ट टू टेक थिंग्स स्लोली। उसमें क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। इस मोटिवेशन गायब होने के कारण हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि से वी फॉरगेट आवर राइट डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि जब पिछले जो भी 1 डेढ़ साल से हम लोग पढ़ रहे थे उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाया है। एंड उसके अलावा तो कुछ जो भी हमने पढ़ा है वो तो उसके थ्रू नहीं हो रहा है क्लियर, तो आपको ये भी नहीं मालूम होता है कि से आगे हम पढ़े क्या। लगने लग जाता है कि प्रीलिम्स तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेंस का मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। तो जब मेंस का मैं प्रिपेयर्ड था, मैं मेंस दे नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या पढूं। तो व्हाट टू रीड एंड व्हाट लाइक वी स्टार्ट टू थिंक दैट वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू रीड। तो प्रीलिम्स जब मेरा क्लियर नहीं होता है तो उस समय में ये हमारे पास इशू हो जाती है। सिमिलरली दीज आर द सेम चैलेंजेस दैट यू विल फेस इफ़ यू आर एस्केपिंग एन अटेम्प्ट। जब भी आप पूरा 2-3 महीने आप प्रिपरेशन किए प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल बी स्किपिंग दिस प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ सम रीजन। लेकिन जब आप उसको कर रहे हैं अगेन यू विल बी गेटिंग 8 to 9 months ऑफ योर टाइम, जिस समय में आप मेंस प्रिपेयर करेंगे। तो उस समय में लगेगा कि से हमने मेंस से रिलेटेड जितना चीज़ भी किया था वो हम लोग कर चुके हैं, हमारे पास सही से डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और हमारी मोटिवेशन भी थोड़ी सी चली जाती है, राइट। तो these are the things that people do जब उनको रियलाइज होता है कि whether they should take this mentorship class or not। so the next thing that I am going to address कि आपको मेंटरशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप इस तीनों फेज में से कहीं पर हैं तो आपको मेंटरशिप ले सकते हैं, वहाँ पर लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा, आपके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा, आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बचते हैं, आप आंसर राइटिंग में क्या कंटेंट है, क्या लिखना है और कैसे किसी आंसर को लिखना है ये आपको नहीं मालूम चल पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, आपके पास स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्टडी नहीं होता है। तो उस समय में आप मेंटरशिप कोर्स कहीं का ले सकते हैं। कमिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस, आई हैड नॉट टेकन एनी मेंटरशिप क्लासेस फॉर द रीजन दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ माय प्रिपरेशन आई हैड समथिंग टू डू।
जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ मेरा प्रिपरेशन था, उस समय मेरे पास फाउंडेशन करने के लिए था। जब फाउंडेशन मेरा कंप्लीट हुआ, देन आई गॉट अबाउट 3 मंथ्स ऑफ माई टाइम, एंड ड्यूरिंग दोज 3 मंथ्स आई स्टडीड फॉर द प्रीलिम्स। जैसे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, देन अगेन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई हैड टू स्टडी फॉर द मेंस। बट एट दैट टाइम माई मेंस वाज नॉट दैट गुड। तो मैं मेंस लिख करके आया। जब मैं मेंस लिख करके आया तो आई हैड 3 मंथ्स ऑफ अगेन टाइम बिफोर, 2.5 month of time before the result for the mains was announced. During that time also I knew कि मुझे किस किस एरिया पर फोकस करने हैं, मेरा क्या क्या वीक एरियाज है, मेरे ऑप्शनल में क्या चैलेंजेस है। तो उस 2 ढाई महीने में मैंने उस पर काम किया। जब वो एक बार हो गया, देन द रिजल्ट फॉर द मेंस केम। जब मेंस का रिजल्ट आ गया एंड आई क्वालिफाइड फॉर इट, देन आई हैड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एवरीथिंग वाज न्यू टू मी। तो उस समय मैं इंटरव्यू से रिलेटेड जो मेरे स्ट्रैटेजी थी, मैं उस पर काम करना शुरू किया। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, देन आई गॉट ओनली 3 मंथ्स ऑफ टाइम फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स, एंड बिफोर दैट ओनली आई वाज नोइंग कि मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं होना है, मेरा मेंस बहुत अच्छा नहीं गया था। इवन इफ आई एम गेटिंग गुड मार्क्स इन द मेंस, मे बी आई वुड नॉट गेट दैट गुड मार्क्स इन माई इंटरव्यू। तो ये सब होने के बाद आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जब मैं दिया तो उसके बाद आई न्यू कि दिस ईयर आई विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स। तो मैं लग गया मेंस के लिए। मेंस के लिए मैं लग गया, तो जहाँ जहाँ पर मेरा वीक पोर्शन था, जिसको मैंने मेंस के बाद काम किया था, अगेन आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज। तो मैं उस पर काम किया। अगेन आई क्लियर्ड द आई गेव द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जाम देने के बाद आई ऑल्सो हैड टू गिव माई फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसका जब मुझे मेंस देना था, तो अगेन फॉर द नेक्स्ट 75 to 80 days मुझे उस पर काम करने पड़े। जब मैंने उस पर काम किया, देन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड ओनली रिजल्ट फॉर द मेंस केम। जब ये आ गया तो हमको इंटरव्यू के लिए मुझे काम करना पड़ रहा था। तो इंटरव्यू के लिए मैं काम करना शुरू कर दिया। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस इज दैट एट नो पॉइंट ऑफ माय प्रिपरेशन आई फेस्ड एन इशू वेयर आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, और आई हैड गॉट सम टाइम आफ्टर माय फाउंडेशन कोर्स, और आई वाज एस्केपिंग सम अटेम्प्ट। तो मेरे पास मोटिवेशन का इशू नहीं था। आई हैड मोटिवेशन कि इस बार मेरे पास कम टाइम मिल रहा था, इस कारण से मेरे मेंस में कम मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट ईयर आई विल गेट मोर टाइम, देन आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन दैट। मेरे पास डायरेक्शन का इशू नहीं था। आई न्यू कि मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करना है। वेदर दैट स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग, दैट स्ट्रैटेजी हैज सम इशूज वेयर आई हैव टू वर्क, एंड आई ऑल्सो न्यू कि मैं अभी तक सब नहीं पढ़ा हूँ। मेरे पास ये पढ़ने के लिए है, ये टॉपिक मेरा छूटा हुआ है, और ये सब्जेक्ट मुझे स्टार्ट से स्क्रैच से करना है, राइट। तो ये सब इशू जब मुझे फेस नहीं हुए थे, देन दैट्स व्हाई आई हैड नॉट टेकन एनी मेंटरशिप क्लासेस। बट इफ यू आर फेसिंग एनी इशू with regards to these things, then you can opt for I would advise you to opt for mentorship classes. उससे आपके जो ओवरऑल स्ट्रैटेजीज रहते हैं, आपके मोटिवेशंस रहते हैं, आपके जो डायरेक्शन रहते हैं, और आपका जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है कि विदर आई विल बी एबल टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन और नॉट, वो आपको इससे हैंडल हो जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि से कोई भी मेंटरशिप कोर्स अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले उसमें आपको मिलता है एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान। जब भी आप मेंटरशिप प्रोग्राम रहते हैं, तो देन मेंटर्स विल सिट विथ यू, और जब आपके साथ बैठ करके सबसे पहले तो यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करते हैं। वो प्रीलिम्स में उसको डिसाइड किया जाता है, उसको मेंस में डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आपकी क्या वीकनेसेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन से एरिया पर आपको फोकस करना है, ये सब डिसाइड होने के बाद आपको डेली वीकली एंड मंथली टारगेट्स दिए जाते हैं। आपको अपने कुछ नोट्स बनाने होते हैं, कुछ आंसर राइटिंग्स करने होते हैं। ये सब आपके मेंटरशिप क्लासेस में होंगे। सेकेंड थिंग दैट you will be getting in any mentorship class would be your answer writing. तो जब अब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, देन इसमें आंसर राइटिंग करने के बाद यू विल बी गेटिंग इवेलुएटेड दैट आंसर राइटिंग। और इसमें आपको सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा कि आपने जो लिखा है तो वो सही लिखा है या नहीं, दैट इज़ द फैक्चुअल पार्ट ऑफ इट, बट आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बताया जाता है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू एन एनेक्डोट। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने
एक क्वेश्चन का आंसर लिखा था, उसमें एक स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट के थ्रू आगे ऐसा क्वेश्चन था कि डिस्कस दैट स्टेटमेंट विथ सम रिलेवेंट यूपीएससी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, नॉट यूपीएससी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो उसमें क्या था कि उन्होंने जो आंसर लिखा था उसमें 12 से 13 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को उन्होंने कोट किया था। और उस कोट करने के बाद वो जो स्टेटमेंट था, ही हैज़ नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कोटेशन, rather than doing that he was discussing everything with respect to the supreme court judgment. तो वो जो आपका एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था वो आपको वहाँ पर से नहीं फुलफिल हो रहा था। सो फर्स्ट यू विल बी गेटिंग इज दैट स्ट्रक्चर आपको मिल रहा था जैसे मैं बता रहा हूँ। देन यू विल गेटिंग अ फ्रेमवर्क एंड देन framework and presentation. The third thing would be the demand of the question. ये सब आपको मेंटरशिप क्लासेस में जब आंसर का इवेल्युएशन करवा रहे होंगे उस समय में आपको करवाया जाता है। इसके अलावा आपको किसी मेंटरशिप क्लासेस में करवाया जाता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। आपको उस रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में ये बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको क्यूरेटेड बुक लिस्ट दी जाती है, आपको करंट अफेयर के रिसोर्सेस दिए जाते हैं और उसके थ्रू आपको आपके प्रिपरेशन में कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ पर अपने लूप होल्स को प्लग करने हैं, ये सब आपको बताया जाता है। सो द थर्ड थिंग दैट यू वुड बी गेटिंग इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। The fourth thing that you might be getting from any mentorship classes is performance tracking. तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में आपके पास क्या होगा कि जब भी आप कोई मॉक्स लिख रहे हैं, कोई भी आप फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे होंगे, तो उसके थ्रू आपको अपने जो वीकर एरियाज रहते हैं तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकर एरियाज हो जाते हैं। एंड इसके थ्रू आपको जो टारगेटेड इम्प्रूवमेंट है वो आपको मिल जाता है, राइट। एंड फिफ्थ वन दैट is most important is that you will be getting emotional as well as psychological help. Like यूपीएससी प्रिपरेशन इज वेरी आइसोलेटिंग। जब आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो बहुत बार ऐसा रियलाइज होगा कि वेदर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन और नॉट। You might be facing that the time that you are giving in the UPSC preparation, that is a waste of time. आपको जब आप मॉक्स दे रहे हैं, आप आंसर्स लिख रहे हैं तो यू आर नॉट राइटिंग गुड आंसर्स। आप प्रीलिम्स के लिए अगर मॉक्स दे रहे हैं तो यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। तो इस समय में आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो आपको किसी भी मेंटरशिप क्लासेस से आपको मिल जाते हैं, राइट। Psychological support, right? So, and these are the things that you need to look at whenever you are opting for any mentorship courses, whether that is able to provide you the personalized study material or not, whether answers are being evaluated in the right way, उसमें आपको structures कैसे करने हैं वो आपको बताया जा रहा है नहीं, आपको framework और presentation कैसे करना है ये आपको बताया जा रहा है नहीं, एंड आपको ये सिखाया जा रहा है नहीं कि किसी भी क्वेश्चन का क्या डिमांड है और हाउ टू आइडेंटिफाई दोज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। इसके अलावा आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को पढ़ने हैं और कम रिसोर्सेज को पढ़ने हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको वहाँ पर पीडीएफ दिया जा रहा है, कोचिंग मटेरियल्स बताए जा रहे हैं और वो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की जगह रिसोर्स का इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ अगर किया जा रहा है। तो ऑन दीज क्राइटेरिया यू कैन जज एनी मेंटरशिप क्लासेस वेदर योर परफॉर्मेंस इज बीइंग ट्रैक्ड पीरियडिकली और उसमें आपके वीकर एरियाज को इम्प्रूव किया जा रहा है या नहीं, और उसके लिए आपको टारगेटेड मटेरियल और टारगेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स आपको बताया जा रहे हैं या नहीं। एंड मोर देन दैट, ये सब तो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट वहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है नहीं। जब भी आप डिस्ट्रेस में हैं, जब भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है रिगार्डिंग यूपीएससी, उस समय में विदर दे आर एबल टू हेल्प यू इमोशनली एज वेल एज साइकोलॉजिकली और नॉट, राइट। सो ये मेंटरशिप क्लासेस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी मेंटरशिप क्लासेस, राइट। सो
to get the full benefit of any mentorship classes, you also need to do something from your side. कोई भी mentorship classes is not किसी चीज़ का रामबान नहीं है. आपको अपने साइड से 90% of the efforts you have to put. तो सबसे पहले आपको उसमें से इस बात को ध्यान रखना है कि whether whenever you are meeting your mentor, right, तो उस समय में आप एजेंडा को डिराइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जैसे आप जा करके उनसे ये नहीं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू स्टडी. You have to be very specific about any question, any doubt whenever you are asking to your mentors. Like द डाउट माइट बी कि मैं करंट अफेयर को GS2 में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे साथ चैलेंज ये आ रहा है कि मैं 2 घंटा न्यूज़पेपर में दे रहा हूँ ऑन द डेली बेसिस. हाउ आई कैन रिड्यूस दैट आवर रेदर देन कि हम इस तरीके का क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं कि से सर मुझे पढ़ाई नहीं हो रही और हाउ आई नीड टू स्टडी. इस तरीके का क्वेश्चन नहीं. अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि हाउ यू नीड टू स्टडी, देन यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि सर हाउ डू आई नीड टू स्टडी इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको जो क्लाइमेट से रिलेटेड है या मानसून से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो आपको ये होना चाहिए कि सर मानसून मुझे नहीं आ रहा है समझ में, वेदर देयर इज अ रिसोर्स और कैन देयर इज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल जिसके थ्रू हम मानसून को पढ़ करके समझ सके. तो उस समय में यू हैव टू ड्राइव योर एजेंडा वेन एवर यू आर मीटिंग योर मेंटोर, राइट. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इज कि आपको एक डाउट डायरी रखना होगा. उसमें जो भी आपको माइक्रो डाउट्स आ रहे हैं ऑन डेली बेसिस, तो उसको आप उसमें नोट करते जाइए. और जब भी आप अपने मेंटर से मिल रहे हैं, तो उस समय में मेंटर से जा करके उस टारगेटेड लिस्ट जो आप बन रहा है पूरा वीक का, उससे रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चन पूछें. और उसमें बहुत सारा ऐसा डाउट होगा विच विल बी रिपीटेटिव. यू डू नॉट हैव टू कॉन्टेक्ट योर मेंटर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. आप जो भी वीकली मीटिंग आपके हो रहे हैं उसमें जा करके उस डायरी के थ्रू आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए. The third thing that you have to be you need to be doing while taking a mentorship course is कि आपको बहुत ही bluntly honest होना होगा, बहुत ही brutally honest होना होगा. तो brutally honest होने के लिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको अपने mentor पर ट्रस्ट होगा करना, और उस ट्रस्ट में आपको उनके साथ बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा. ऑनेस्ट इन द सेंस कि इफ़ यू हैव वेस्टेड योर टाइम इन द लास्ट वीक, और आपने अपना टाइम वेस्ट किया है सिंस मीटिंग द मेंटर लास्ट टाइम, तो आपको उनको बताना होगा कि सर ये मेरे पास इश्यूज आ गए, मैं इस चीज़ पर काम कर रहा था और देवर सम हेल्थ इश्यूज और फैमिली से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ रहे थे जिस कारण से मेरे टाइम बहुत ज़्यादा स्टडी पर नहीं हुआ, मेरा टाइम कहीं दूसरे जगह चला गया है. और whether you have procrastinated things or not, you have to tell him about. और आपको ये भी उनको बताना है कि आप अगर कोई मॉक आपसे एक्सपेक्टेड था देने के लिए लेकिन आपने उस मॉक्स को नहीं दिया है, तो यू हैव टू बी ब्लंटली ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स. सेकेंड थिंग इज आपको उनके साथ अपने पूरे वीकनेस को शो करना होगा. यू हैव टू एक्सपोज योर वीकनेस टू योर मेंटर्स इन अ ब्लंट वे. ऐसा नहीं हुआ कि इसे जो भी गुड आंसर्स आपने लिखे थे, आपने जहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया था उसके बारे में आप फीडबैक लें. आपको उस चीज़ पर फीडबैक लेने की ज़रूरत है जहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पर आपने अच्छे आंसर्स नहीं लिखे हैं, जहाँ पर आपके कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए थे. तो यू नीड टू बी एक्सपोजिंग योर वीकनेस to the mentors regarding your preparation, right. The fifth thing that you need to focus or you need to do while attending any mentorship class is कि आपको actionable feedback पर काम करना चाहिए rather than on the validation. जब भी आप कुछ सही कर रहे होते हैं तो that is well and good, that is not good, that is not the part of your weakness because of which you have taken any class. यू आर टेकिंग अ मेंटरशिप कोर्स बिकॉज आप कहीं पर डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, आपके कुछ वीकनेस थे जिस पर आप काम नहीं सही से कर पा रहे थे. तो उस समय में यू नीड टू आस्क फॉर सम फीडबैक जिस पर आप काम कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात उसमें आपको ये करनी होगी कि आपको कोई भी पहले स्ट्रैटेजी अगर बताया है तो उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट होगा करना. आपको अर्लियर इन एन अर्लियर मीटिंग यू हैव गॉट सम फीडबैक एंड डिपेंडिंग ऑन जो भी आपको फीडबैक मिला था उसको आप अपने इम्प्लीमेंट किए नहीं हैं, और उस इम्प्लीमेंट किए बिना आप फिर से जा रहे हैं अपने मेंटर के पास और वहाँ पर जा करके सेम मिस्टेक और सेम चीज़ आप उनसे पूछ रहे हैं, सेम फीडबैक आपको मिल रहा है. तो इट इज़ नॉट ओनली द वेस्ट ऑफ योर टाइम, दैट इज़ ऑल्सो द वेस्ट ऑफ द मेंटर्स टाइम. जैसे आपको अगर बताया गया कि आपको अपने जो इंट्रोडक्शन का स्टाइल है उसको चेंज है करना,
करना। तो इंट्रोडक्शन के स्टाइल को चेंज करने के लिए, अगर आपके पिछले क्लास में पिछले सेशन में आपको ये कहा गया था, तो बिफोर गोइंग और बिफोर मीटिंग योर मेंटर द नेक्स्ट टाइम, आपको अपने इंट्रोडक्शन के स्टाइल को चेंज करके दो चार मॉक लिखने चाहिए, उसको चेक इवेलुएट करवाना चाहिए, और उसमें से फिर से आपको कुछ अगर फीडबैक मिल रहा है, देन यू नीड टू मीट योर मेंटर्स द नेक्स्ट टाइम एंड यू कैन आस्क सर, these are the changes that I have incorporated in my answer writing which I was told earlier, and this is right or not, no, whether this is fine or do I need to do something more. इसके अलावा लेट्स सपोज कि आपको जब प्रीलिम्स का मॉक दे रहे थे उसमें आपको किसी एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बताया गया था, तो उस एलिमिनेशन टेक्निक को जब तक आप किसी मॉक में यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि से वो एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दैट टेक्निक और नॉट, और वेदर यू नीड टू फोकस ऑन सम अदर थिंग्स। तो ये सब हो गया। सिमिलरली इफ़ यू आर मीटिंग योर मेंटर, तो उस समय में मेंटर से मिल करके आपको ये नहीं उनसे पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं, आपको ये पूछना है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। अ, अगर मेंटर आपके कुछ बोल रहे हैं कि यू नीड टू इम्प्रूव दीज थिंग्स, देन यू नीड टू टॉक टू द मेंटर्स कि हम उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू चेंज योर इंट्रोडक्शन स्टाइल, राइट, इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख रहे हैं उसको चेंज है करना, तो आपको उनसे ये पूछना है कि अच्छा आप बताइए कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा जाता है, उस चीज़ को मैं ट्राई टू इनकॉर्पोरेट करूँगा, सो दैट द नेक्स्ट टाइम आई कम टू मीट यू आई विल बी एबल टू टेल यू कि वेदर आई वाज एबल टू डू दैट और नॉट, वेदर दैट इज़ फाइन और नॉट, शुड आई मेक सम अदर चेंजेस और दिस इज़ वेल एंड गुड, राइट। The sixth thing that you have to do while attending any mentorship courses कि आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हुआ करना। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको मेंटर्स आपको सबसे पहले कुछ बुक लिस्ट बताएंगे, कुछ स्टडी मटेरियल, सजेस्टेड स्टडी मटेरियल बताएंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो आपको आपके पीयर्स के थ्रू मिल रहे होंगे, और आप कहीं पर भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उस चीज़ को पढ़ने से पहले आप उस रिसोर्स को अपने मेंटर्स के थ्रू रन बाई कीजिए। उससे आपको मालूम चलेगा कि जो भी उस रिसोर्स का स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, विदर यू कैन स्टडी दैट, विदर दैट इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और वो रिसोर्स का सिर्फ एक ही जगह पर कहीं काम था, उसके अलावा उसका कहीं काम नहीं था। व्हाट आर द प्रो एंड कॉन्स, व्हाट इज विदर दैट इज़ रेलिवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी और नॉट, ये सब आपको आपके मेंटर्स बता देंगे उसमें, राइट। And the most important thing that you have to be to do while taking any mentorship course is that you should have the coachability behavior, coachability attitude, right। मेंटरशिप का जो क्लासेस होते हैं इट इज़ अबाउट 8 to 10 मंथ्स का रहता है। उस समय में आपको बहुत कुछ बताया जाता है, जो टीचर्स आपको बोलेंगे कि आपको इस चीज़ पर काम करना, आपको आपका जो ये स्ट्रैटेजी था दैट माइट नॉट बी वर्किंग, तो आपको किसी दूसरे तरीके से उस पर काम करना है। टू डू दोज थिंग्स यू शुड बी कोचेबल। अगर आप कोचेबल नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर स्टाइल। यू हैव टू अनलर्न some bad habits, you have to change your style of study, your answer writing, as well as giving how to give marks, those things you should be willing to do। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मेंटरशिप क्लासेस के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन के आपको कोई भी मेंटरशिप आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आपको अपने से क्या एक्सपेक्टेशन है, उस मेंटरशिप में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यू हैव डिसाइडेड ओके आई नीड टू टेक सम मेंटरशिप, राइट, यू हैव मेंटली प्रिपेयर्ड योर सेल्फ कि से दीज आर द थिंग्स दैट आई विल बी डूइंग। तो मेंटरशिप डिसाइड करने के लिए देर यू विल फाइंड बहुत सारे मेंटरशिप जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको क्या क्या अवॉइड करने हैं और व्हाट आर द बैड साइंस ऑफ एनी मेंटरशिप, और what are the signs of a bad mentorship, right? So first thing the first sign which tells you that a mentorship is bad is, and there would be you will be getting a browser और उसमें आपके कुछ mentors होंगे versus actual mentors। इट माइट हैपन कि आपको जब इंफॉर्मेशन दी जा रही थी उसमें जो मेंटर्स थे वो उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड, बस जब आपको कोई एक्चुअल मेंटर असाइन किया जा रहा है तो ही माइट बी अ रिसेंट ग्रेजुएट, और वेरी लेस एक्सपीरियंस।
आर बीइंग गाइडेड बाय समवन जो अभी अभी यूपीएससी को क्लियर किया है, रिसेंट यूपीएससी रैंक होल्डर। सो रिसेंट ग्रेजुएट है, उसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि क्यों उनसे आपको मेंटरशिप नहीं लेनी चाहिए। कोई बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, उसका सिंगल रीजन होता है कि ही विल नॉट बी एबल टू क्यूरेट द मेंटरशिप अकॉर्डिंग टू योर नीड। ही विल बी टेलिंग जनरल थिंग्स एंड द सेम थिंग्स टू एवरीवन। तो जो भी मेंटरशिप है वो आपके लिए अगर पर्सनलाइज्ड नहीं बनता है तो बहुत ही कम चांस है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सिमिलरली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई रिसेंट यूपीएससी रैंक होल्डर है, अगर वो आपके एक्चुअल मेंटर है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट मेंटरशिप। मैं इसके बारे में बताता हूँ कि रिसेंट यूपीएससी रैंक होल्डर वाई दे आर नॉट वेरी गुड मेंटोर। क्योंकि मेंटरशिप जब आप कर रहे होते हैं तो आपका जो मेंटेलिटी होती है, आपकी जो पढ़ाई का लेवल होता है, इट माइट बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समवन हु हैज़ जस्ट क्वालिफाइड मेंटर यूपीएससी। तो जब उनके पास सेकेंड थिंग, ही विल नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरिंग ए स्टूडेंट। उनका जो स्टाइल ऑफ मेंटरिंग होगा वो मोस्टली डिपेंडेंट ऑन व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो वो जब क्यूरेशन नहीं आ पाएगा तो ही विल बी वेरी लाइक जो लेस एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं एंड द रिसेंट ग्रेजुएट मेंटर्स हैं। उनको क्यूरेशन उनके पास नहीं आ पाएगी, उनकी स्ट्रैटेजीज जो होंगी वो उनके स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन जो था उस पर वो डिपेंड कर रहा होगा। जब ये दोनों चीज़ नहीं होते हैं तो दैट इज़ बैड मेंटरशिप। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, दैट इज़ द साइन ऑफ अ बैड मेंटरशिप, इज rigid and pre-planned daily schedules without asking of planned schedules विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब आपका अपना बैकग्राउंड है, उस हिसाब से अभी तो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें उस बैकग्राउंड के थ्रू ही आपका स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन, वीक सब्जेक्ट डिसाइड है। तो उसमें अगर रिजिड और प्री प्लान्ड शेड्यूल है, उसके कारण आपके साथ क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले तो बर्नआउट आना शुरू होते हैं। आप जो भी पढ़ रहे होंगे आपको लगेगा कि इसे बर्नआउट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्नआउट। तो ये आपको सबसे पहले फीलिंग होगा। सेकेंड थिंग दैट यू माइट बी फीलिंग इज कि से ये जो मेंटरशिप है वो स्लो है एंड लेस फोकसिंग है। लेट्स सपोज कि से आप उस चीज़ में मेंटरशिप ले रहे हैं जो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब उस स्ट्रॉन्ग एरिया है एंड यू आर स्पेंडिंग और द योर मेंटोर इज स्पेंडिंग 1 to 2 months ऑफ योर टाइम ऑन दैट स्ट्रॉन्ग एरिया, तो आपके जो वीक पोर्शन है वो कवर ही नहीं हो पाएंगे। जब वो कवर नहीं हो पाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एरिया पर काम करना रिपीटेटिव लगना शुरू हो जाता है, और जब रिपीटेटिव लगना शुरू हो जाता है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं एंड इट बिकम्स वेरी स्लो फॉर अस। हमारा जो स्टडी का तरीका होता है ये सब बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, और जो स्पेसिफिक बॉटल नेट्स रहते हैं वो आप इसमें इसके थ्रू नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो नॉट टैकलिंग स्पेसिफिक बॉटल नेक्स, राइट। Then the third sign of a bad mentorship is vague feedbacks. अब इस वेग फीडबैक के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और दिस वाज वेरी गुड अटेम्प्ट। दिस काइंड ऑफ फीडबैक इफ़ यू आर गेटिंग, तो ये सब फीडबैक एक्शनेबल फीडबैक नहीं है, इस पर आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जो एक गुड मेंटर होते हैं वो आपको ये बताएंगे, आपको व्हाट तो नहीं बताएंगे, आपको हाउ बताएंगे। बहुत बार आपको बताएंगे ओके इन दिस आंसर यू कुड हैव यूज्ड अ फ्लो चार्ट, और इन दिस आंसर in the introduction of this answer you could have used certain article of the constitution. These are very specific feedback, और उस फीडबैक के थ्रू आपका जो आंसर राइटिंग स्किल होता है जो यूपीएससी के रिक्वायरमेंट की के हिसाब से वो मोल्ड हो जाएगा और इम्प्रूव होना वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। द फोर्थ साइन इज कंटेंट डंपिंग।
आप मेंटरशिप तब ले रहे होते हैं जब आप फाउंडेशन क्लास को कंप्लीट कर लिए हैं। जब आपने फाउंडेशन क्लासेस को कंप्लीट कर दिया है तो यू आर नोइंग किसे कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। जब ये दोनों चीज़ आप जान रहे हैं देन इट शुड नॉट बी ऑन द टीचर और ऑन योर मेंटर कि वो आपको कोई कंटेंट बता रहे हैं, आपको कोई कोचिंग के बारे में बताया जा रहा है, आपको कोई पीडीएफ्स दिए जा रहे हैं। ये सब अगर आपको किया जा रहा है देन दैट इज बैड साइन ऑफ एनी मेंटरशिप। देन द फिफ्थ साइन इज कि देयर हैज बीन फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मेंटर्स। मैं इसलिए इसको भूल रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन से मिल रहे होते हैं जो आपको आपके जर्नी में गाइड कर रहा है, तो उस जर्नी में गाइड करने के लिए वो आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके बैकग्राउंड, आपके वीकनेस, आपके स्ट्रांग एरिया पर लगभग 1 से 2 महीना पर टाइम वो दे रहा होता है। तो 1 से 2 महीने टाइम देने के बाद ही गेट्स टू नो यू पर्सनली ऑन द प्रिपरेशन लेवल, ही गेट्स टू नो यू पर्सनली। उसके बाद फिर से 2-3 महीने बाद कोई और मेंटर आपके मिल जाते हैं, देन अगेन ही विल टेक अनदर 1 मंथ टू नो यू, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है और आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, ये सब जानने में। तो इट विल बिकम रिपीटेटिव फॉर यू एंड यू मोस्टली विल नॉट बी गेनिंग एनीथिंग जो भी उनके फीडबैक आ रहे हैं। तो जब वो आपको सही से जान नहीं पाएंगे, जब आपको सही से जान नहीं पाएंगे देन दे विल स्टार्ट टू गिव यू जनरलाइज्ड फीडबैक कि आपको अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है और दिस वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, और आप इसको इस किसी टॉपर के थ्रू उस उन्होंने कैसा किया था वो आपको बताना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे वुड बी नोइंग। एंड द सिक्स्थ थिंग दैट इज अ साइन ऑफ बैड मेंटरशिप, इसकी हर्ड मेंटालिटी। एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन द हर्ड मेंटालिटी इज कि एक ही मेंटर के अंदर 500 एस्पिरेंट्स आर देयर। नाउ टेक अ पॉज एंड सी कि अगर 500 एस्पिरेंट एक ही मेंटोर के अंदर में एग्जिस्ट कर रहे हैं देन हाउ विल ही कीप ट्रैक ऑफ योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ, योर इम्प्रूवमेंट एरियाज एज वेल एज व्हाट पर्सनलाइज्ड फीडबैक दैट ही नीड्स टू गिव यू। तो ये सब जो साइंस थे, दीज आर द साइंस ऑफ अ बैड मेंटरशिप। तो इस साइंस को अगर कहीं पर आपको मिल रहा है देन इवन इफ यू हैव पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू दैट मेंटरशिप यू नीड टू अवॉइड इट। मैं अवॉइड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आई ऑलवेज थिंक कि फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन योर टाइम एंड योर योर टाइम इज मच मच मोर वैल्यूएबल देन योर मनी। कोई भी यूपीएससी अटेम्प्ट में कहीं पर भी अगर आप अटक रहे हैं तो वो आपका 1 साल पूरा का पूरा ले रहा होता है। मनी वाली बात होती है तो दैट इज नेसेसरी, बट you should not be wasting your time on a bad mentorship class, right? So these were the things that I was talking about in the mentorship. I have already told you about कि आपको कोचिंग और मेंटरशिप के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, आपको कब कब कोचिंग आपको कब मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ सकती है, मेंटरशिप ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली मेंटरशिप नहीं लिया था बट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टेकन मेंटरशिप बिकॉज दे वेयर इन द स्टेज विच आई हैड टॉक्ड यू अर्लियर अबाउट। आप कोई भी अगर अच्छा मेंटरशिप है तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको क्या क्या करना चाहिए किसी भी मेंटरशिप का बहुत ही एक्सटेंसिव फ़ायदा उठाने के लिए, और कोई भी बैड मेंटरशिप कैसे आप किसी मेंटरशिप को एवेलुएट कर सकते हैं, विद दैट इज़ अ गुड मेंटरशिप और दैट इज़ अ बैड मेंटरशिप, राइट? सो विथ दिस थिंग आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।